नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। अमेरिका में भी हमारे देश की तरह बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारे अलगाववाद हैं। जैसे जो मूल अमेरिकी हैं उनको बहुत नाराज़गी है कि एशिया के देशों से तथा अन्य देशों से बहुत सारे लोग अमेरिकन हो गए हैं, अमेरिका में आगे बस गए हैं और उनकी नौकरियों को, उनके व्यापार को, उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इस सब के बावजूद न्यूयॉर्क ने, अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शहर ने एक मुस्लिम को, एक प्रगतिशील मुस्लिम को, एक साहसी नेता को उसके विचारों, उसकी नैतिकता और उसके काम करने के अंदाज के चलते न्यूयॉर्क का मेयर चुन लिया। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं। मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा संभव है? वर्तमान भारत में, हमारे देश में एक से एक बड़े मुस्लिम नेता हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे। लेकिन वर्तमान दौर में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत में, हम भारतीयों में वही गुण किसी नेता को उभरने देंगे? सवाल ये नहीं है कि भारत में मामदानी जैसा नेता जन्म ले सकता है या नहीं। सवाल ये मेरे मन में उठ रहा है कि क्या यह देश, हमारा भारत, उसे स्वीकारने की राजनीतिक परिपक्वता रखता है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज मामदानी पर। न्यूयॉर्क की ताज़ा राजनीतिक हलचल केवल अमेरिका की बात नहीं है, यह दुनिया भर के लोकतंत्र को, जितने भी लोकतंत्र हैं उनको एक आईना दिखाने का काम करती है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहरों में शामिल न्यूयॉर्क का मेयर एक 34 वर्षीय भारतीय मूल का युवा बन गया है, वह भी ऐसे माहौल में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत इस व्यक्ति को हर मंच से अपमानित करने का काम चुनाव से पहले कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनके बारे में क्या कहा, आप इस रील में या वीडियो में देख सकते हैं। I had Texas Instruments come in the other day, big company, and he said, we're putting in $60 billion into new plants and new equipment, new everything. Sir, you're going to keep the tariffs, aren't you? Because if I ever took the tariffs off, and we are going to absolutely keep it. And they're worried that somebody that, like this communist from New York, someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. But the rest of the country is revolting against it. But डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा 100% कम्युनिस्ट यूनिटिक, यानी 100% वामपंथी पागल है ये मामदानी। ऐसी कई बातें हमारे आदरणीय ट्रंप साहब ने मामदानी के बारे में कही और उसे जनता से काटने की पूरा प्रयास किया। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि यदि न्यूयॉर्क की जनता इस व्यक्ति को मेयर चुनती है तो वो न्यूयॉर्क शहर का फंडिंग भी रोक देंगे। लेकिन उनकी सारी राजनीतिक मशीनरी, धन बल, मीडिया द्वारा पैदा किया गया उन्माद और ध्रुवीकरण की ताकतों के बावजूद ज़ोहरान मामदानी न केवल टिके रहे बल्कि उनको जनता ने ऐतिहासिक जीत दे दी। उनकी जीत एक असाधारण राजनीतिक घटना है, क्योंकि यह जीत न धर्म की है, न धन की है, न पहचान की है। यह जीत पूरी तरह नैतिक साहस, जनता की ज़रूरतों को समझने और सत्ता से सवाल पूछने की है। ज़ोहरान मामदानी को समझना केवल उनके राजनीतिक अभियान को समझ लेना नहीं है, हमें उनको समझने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाना होगा, उनकी बौद्धिक और भावनात्मक जड़ें समझनी होंगी। मामदानी के पिता महमूद मामदानी दुनिया के, आप कह सकते हैं, सबसे सम्मानित राजनीतिक सिद्धांतकारों में गिने जाते हैं। उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सत्ता संरचनाओं पर उनका बड़ा कार्य है। उनका जीवन दमन के अनुभव से शुरू हुआ। वे युगांडा में रहते थे और युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन द्वारा एशियाई मूल के लोगों को जब बड़े पैमाने पर निकाला गया, उन पर अत्याचार किए गए, तो ऐसे में मामदानी परिवार भी शामिल था। तो एक ऐसे पिता जिन्होंने दमन झेला हो, समझा हो, भोगा हो और जिसने अपने बेटे को यह सिखाया कि सत्ता का पहला कर्तव्य डर पैदा करना नहीं है, न्याय देना है, उसका प्रभाव ज़ोहरान मामदानी की हर राजनीतिक एक्टिविटी में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी माँ, भारतीय मूल की मीरा नायर, भारत की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म मेकर्स में एक, जिनकी फिल्मों ने हमेशा उन चेहरों को आवाज़ दी जो समाज में हाशिए में रहते हैं।
सलाम बॉम्बे मीरा नायर की फिल्म, नेमसेक एक अपनी पहचान खोजता प्रवासी, ये सब दुनिया की संवेदनशील फिल्मों में एक है। और यही संवेदनशीलता ज़ोहरान मामदानी की राजनीति के भीतर एक आप कह सकते हैं गहरे मानवीय ताप की तरह मौजूद है। ऐसे घर में राजनीतिक चेतना और सामाजिक करुणा जहां एक साथ पनपती हो, वो डेफिनेटली ज़ोहरान मामदानी ही पैदा करती है। ज़ोहरान मामदानी की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बात, पावरफुल बात यह है कि उन्होंने कभी अपनी मुस्लिम पहचान को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया, राजनीतिक शील्ड नहीं बनाया, राजनीतिक ढाल नहीं बनाया, लेकिन वो उससे दूर भी नहीं भागे। मामदानी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आत्मविश्वास से उस पहचान को सामान्य नागरिकता की तरह जिया और राजनीति को उन मुद्दों पर केंद्रित रखा जो हर न्यूयॉर्क वासी को प्रभावित करते हैं। उनकी राजनीति हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, सस्ते घर कैसे मिले, पॉलिसी के रिफॉर्म्स कैसे हों, अप्रवासियों के लिए न्याय कैसे उपलब्ध हो, और जो इकोनॉमिक असमानता है, उन जैसे वास्तविक मुद्दों पर फोकस्ड रही। ट्रंप कहते रहे, अंड बंड कहते रहे, उन पर प्रहार करते रहे, लेकिन मामदानी अपने मुद्दों से हटे नहीं। उनका सबसे महत्वपूर्ण अटैक या साहसिक कदम था इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट लॉ, जिसे अमेरिका में आइस कहा जाता है, उस पर हमला करना। अमेरिका में ये जो इन्फोर्समेंट एंड इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो छापे मारती है, परिवारों को, जो अप्रवासियों के परिवार हैं उनको डिटेंशन में डाल देती है। आप सबने देखा है पिछले दिनों ट्रंप के आने के बाद लगातार ऐसी चीज़ें अमेरिका में हो रही हैं। परिवारों को अलग कर देती है, माँ बाप को अलग डिटेंशन कैंप में डालती है, बच्चों को अलग कर देती है, और क्रूर तरीके करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बदनाम है। आप कह सकते हैं बुलडोजर नीति है ये ट्रंप की। हर नेता जानता है कि आइस को खुलेआम चुनौती देना राजनीतिक आत्महत्या जैसा था, लेकिन मामदानी ने इसे ट्रंप सरकार की घटिया नीति करार दिया, रॉक गवर्नमेंट एंटिटी कह पुकारा, और जनता ने उनके साहस को सराहा और पुरस्कार दिया उनको न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनाकर। फिर हम बात कर सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन प्रसंग की, जो अमेरिकी राजनीति का सबसे विस्फोटक विषय है। जिस देश में दोनों बड़ी पार्टियां इजराइल समर्थक हैं, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, वहाँ एक मुस्लिम प्रवासी मूल के नेता का इजराइल की नीतियों को जिनोसाइडल, नरसंहारक कहना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत साहस भरा कदम है। वो आलोचना करते हैं इजराइल की खुलकर। उन्होंने कहा कि यदि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया तो उसको गिरफ्तार करवा दूंगा। यह सब किसी जादू से कम नहीं। 1100 रब्बियों ने चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक खुला पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था इस व्यक्ति को यहूदी लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन मामदानी ने अपना स्टैंड नहीं बदला और जनता ने भी उनको गले लगा लिया। यहाँ तक कि बताया जाता है कई ऐसे इजराइल समर्थक डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने उसको वोट दिया, मामदानी को वोट दिया। इन सभी घटनाओं के बाद जो सवाल मेरे मन में उठा है वो ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे भारत में भी कोई मामदानी उभर सकता है, वो भी आज के माहौल में। हमें बचपन से सिखाया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम जिस माहौल में, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, वहाँ तो यही हमारे लिए ब्रह्म वाक्य था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज के दौर में ये प्रश्न इसलिए मेरे मस्तिष्क में उभरता है कि अब भारत ऐसी राजनीति को अब जन्म दे सकता है जो धर्म और पहचान के शोर से ऊपर उठकर जनता के जीवन के असली मुद्दों, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अफोर्डेबल होम्स, और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उस पर केंद्रित हो अपनी राजनीति करे। भारत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं, इसलिए ये सवाल बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ मुस्लिम पहचान को सामान्य नागरिकता नहीं बल्कि अब राजनीतिक संदिग्धता की श्रेणी में रख दिया गया है। पिछले एक दशक में मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ जो विभाजनकारी विमर्श हमारे देश में बन चुका है, भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग को सामान्यकरण कर दिया गया है, बुलडोजर की संस्कृति ले आई गई है, लव जिहाद, थूक जिहाद, तमाम प्रकार लैंड जिहाद जैसे काल्पनिक आरोप लगाए जाते हैं, मुस्लिमों को आवास नहीं मिलता है। आप यकीन कीजिएगा, मेरे समाचार पत्र में एक बालिका काम करती थी और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो अपने परिवार से अलग होने के बाद घर ढूंढने लगी। मेरे
बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, परिचित हैं जो रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं। मैंने हर किसी से कहा कि उसको फ्लैट चाहिए, हर किसी ने कहा फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन फ्लैट नहीं मिला। और फिर मुझे पता चला फ्लैट इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि लड़की मुसलमान है, उसका हस्बैंड मुसलमान है। रोजगार में भेदभाव होता है, सीए, यूसीसी, एंटी कन्वर्जन कानून, तमाम प्रकार के कानून बन रहे हैं। इन सब ने मिलकर भारत में मुसलमान नेतृत्व की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। ध्रुवीकरण चरम पर पहुंच चुका है। मामदानी जिस साहस से इजराइल की आलोचना करते हैं, भारत में यदि कोई मुस्लिम नेता उसी साहस से सीए की आलोचना कर दे तो उसको सीधे कैटेगराइज कर दिया जाता है। जिस सहजता से मामदानी आइस को चुनौती देते हैं, भारत में कोई मुस्लिम नेता पुलिस पर, बुलडोजर नीति पर, बुलडोजर राजनीति पर बोल दे तो वो टारगेट का शिकार हो जाता है। यहाँ जैसे ही कोई मुस्लिम आवाज़ असहमति व्यक्त करती है, उसे देशद्रोही या कट्टरपंथी कहकर पूरी तरह नष्ट करने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। भारतीय संसद में 22-23 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुश्किल से 25 या 26 सदस्य करते हैं। कितनी खतरनाक स्थिति है। यह बताती है कि भारत की राजनीति मुस्लिम नेतृत्व को अब एक बोझ की तरह देखती है, विपक्ष तक टिकट देने से डरता है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, भीषण दंगे हो रहे थे, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गायब थे। उनको डर था यदि वो मुस्लिम नागरिकों के पक्ष में कुछ बोल देंगे तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ध्रुवीकरण का डर। ऐसे माहौल में मामदानी जैसी आवाज़ उभर तो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसे इतना दबा दिया जाएगा कि चमकना तो दूर, वो उभरने से पहले ही खत्म हो जाए। हालांकि मेरा मानना है, यह कहना बहुत नेगेटिव होगा, गलत होगा कि भविष्य में कोई संभावनाएं नहीं है। भारत का समाज मूल रूप से विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करता है। भारत का बहुसंख्यक हिंदू मूल रूप से विभाजनकारी राजनीति को से परहेज करता है। यहाँ हमेशा एक प्रतिरोध की लहर मौजूद रहती है। छात्र हों, किसान हों, मजदूर हों, सबके आंदोलन चलते हैं। साहित्य और कला की दुनिया में संवैधानिक नैतिकता में विश्वास रखने वाले नागरिकों में हमेशा ये बात महसूस की जा सकती है कि वो लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि चाहे साहित्यकार हों, कवि हों, कोई भी खुलकर बोलने को आज के दौर में तैयार नहीं है। बहरहाल ये सब वही तत्व हैं जो भविष्य में किसी मामदानी के लिए मामदानी नामक बीज को पैदा कर सकते हैं। एक ऐसा नेता जो अपनी पहचान छुपाए बिना, लेकिन उस पहचान को राजनीतिक हथियार बनाए बिना, ओवैसी की तरह नहीं, अपनी राजनीतिक पहचान को छुपाए बिना, अपना मुस्लिम होने को ना छुपाए, अल्पसंख्यक होने को ना छुपाए, लेकिन हथियार भी ना बनाए, जनता के वास्तविक मुद्दों को नैतिक, साहसी, विचार आधारित राजनीति खड़ी करे तो वह उभर भी सकता है। फिलहाल आज के दौर की सच्चाई यही है, इस क्षण की सच्चाई यही है, भारत में मामदानी जैसा नेता जन्म ले सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करने की राजनीतिक परिपक्वता इस समय देश में नजर नहीं आ रही है। उसकी योग्यता, उसका साहस, उसका नैतिक चरित्र, ये सब इस समय बेकार साबित हो जाएंगे यदि उसका नाम या उसकी पहचान राजनीतिक तौर पर असुविधाजनक मानी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में परिवर्तन नहीं होगा या अब असंभव है। भारतीय समाज के भीतर एक गहरी लोकतांत्रिक फीलिंग, आप उसे नस कह सकते हैं, लोकतांत्रिक नस आज भी जिंदा है। एक ऐसा वर्ग है जो न्याय, संवैधानिक मूल्यों और बराबरी की भाषा को अच्छी तरह समझता है। यही वो वर्ग है जो राजनीतिक हिंसा, दमन और अधिनायकवाद के विरुद्ध खड़ा है। यही वो जमीन है जहाँ भविष्य में मामदानी जैसे नेताओं के बीच पनप सकते हैं। परिवर्तन, हमेशा याद रखिए, हमेशा असंभव दिखने वाली जगहों से आता है। एक दिन, एक सुबह ऐसी जरूर आएगी जब भारत पहचान से ऊपर उठकर विचारों और नैतिकता के आधार पर नेतृत्व चुनेगा। और जब वो दिन आएगा तब भारत न केवल अपने मामदानी को जन्म देगा बल्कि उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार भी करेगा। वह सुबह कभी तो आएगी, सुनिए इस गीत की 2-4 लाइनें। वह सुबह कभी तो आएगी जब काली सदियों के सर से रात का आंचल ढलकेगा, जब धरती झूम के नाचेगी, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। वह सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी।
काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।